सभी को नमस्कार साथियों। आज हम खंड बे को स्टार्ट कर रहे हैं और खंड बे में हम शुरुआत करते हैं प्रथम यूनिट से। तो उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो किस प्रकार के होंगे, तो इसमें से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे जो ज्ञान उपयोग पर आधारित होंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर ब्लूप्रिंट के अनुसार आता है। तो हम देखते हैं कि 1 नंबर वाले प्रश्न जो है वो किस प्रकार के बन सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न वाले, तो इससे कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रश्न है वही आए, तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल ही फैक्ट आधारित ये पहली यूनिट है और उसमें आपको फैक्ट के सारे फैक्ट पढ़ने होंगे। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। धर्मनिरपेक्षता को उसूली फासले का सिद्धांत किसने कहा? ये राजीव भार्गव ने कहा था। इसको नया इस बार एडिशन ऐड किया था। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? आपको ये बताना है, आपको मालूम होना चाहिए। प्रस्तावनाओं को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? इसको भी आप बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की प्रभुसत्ता किस में निहित है? जाहिर सी बात है, प्रस्तावना में जनता को सर्वोच्च कहा है, तो जनता में ही भारत की प्रभुसत्ता निहित है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आपको बताना है कमेंट करके। संविधान में नीति निर्देश तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देश तत्व। और किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको कमेंट करके उत्तर देना है। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है और वो था 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। और उसके द्वारा काफी कुछ संविधान में फेरबदल किया गया था और प्रस्तावना में भी एक बार ये परिवर्तन किया गया। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? तो अंगीकार करने की बात करें तो लास्ट में संविधान की प्रस्तावना इस बार जो स्कूलों में भी पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पर एक बिल्कुल शब्द लिखा होता है, अंगीकार किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है। तो वो कब था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तो आपको ध्यान रखना है, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, परंतु हम इसकी बात करें कि कब अंगीकार किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949 होगा। इसके अलावा हम देखें संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में है, मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अस्पृश्यता का अंत है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत की बात है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे देखें नीति निर्देश तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। पंचायतों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन का अनुच्छेद किया गया है। एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, CCC, तो एक समान नागरिक संहिता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। मूल कर्तव्य संविधान में कब समाविष्ट किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में है डाला गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न थे, आगे भी हम छोटे छोटे प्रश्नों का हमें वापस जब पार्ट का पूरा रिव्यू करेंगे तो और भी हम देखेंगे क्या बनते हैं। 2 नंबर के प्रश्न हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण है 2 नंबर के, और ये जो प्रश्न आएंगे वो ज्ञानोपयोग आधारित आएंगे, यानी हाइपोथेटिकल आएंगे। आपसे पूछेंगे, आप राय दे, आप बताइए क्या होगा, तो इसको आपको स्पष्ट करना है। तो देखो पहला प्रश्न बन रहा है कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम कर्तव्य करेंगे, एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे व्यक्ति का अधिकार होता है, तो कर्तव्य करना, अधिकार, मूल अधिकारों के लिए कर्तव्य करना जरूरी है। अगर हमें अधिकार चाहिए तो हमें अपना कर्तव्य भी निभाना होगा, और अगर हम कर्तव्य करेंगे तो दूसरों को अधिकार भी मिलेंगे। तो एक दूसरे के पूरक है। क्या स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध और निवारक नजरबंदी कानूनों की व्यवस्था से स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हुआ है? 2 तर्क दीजिए कि स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए। अनुच्छेद 19 में हम देखें स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, साथ में उस पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। और हमने देखा है कि निवारक नजरबंदी कानून
की व्यवस्था में भी है, उससे क्या स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हुआ? तो बिल्कुल हाँ, स्वतंत्रता का हनन हुआ है। तो उसके पक्ष में हम तर्क दे सकते हैं कि इसके द्वारा है व्यक्ति पर है व्यक्ति को कार्य करने से रोका जाता है, व्यक्ति को कार्य करने से रोका जाता है। दूसरा तर्क ये होगा, निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को है कभी भी सरकार है गिरफ्तार कर सकती है। और ये सब क्या है? राजनीतिक द्वेष की वजह से, किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता को दबाने के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति को दबाने के लिए जो सरकार के विरुद्ध खड़ा हो गया हो, सरकार इस कानून का उपयोग करके उसकी स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन कर सकती है। तो ये दो तर्क हो गए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता के अंत के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए दो सुझाव दीजिए। तो अस्पृश्यता के अंत करने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। पहला हो कि अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाली सभी बातों को रोकने के लिए कड़े कानून का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा है अस्पृश्यता के कारणों को जाहिर करते हुए अस्पृश्यता क्यों आई हमारे समाज में, भारतीय समाज में, तो उसके कारणों को जाहिर करते हुए लोगों को जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए कि विदेशों में कहीं अस्पृश्यता छुआछूत है ही नहीं। वहां पर भी निम्न जाति के जो हम जिनकी बात करते हैं कि ये लोग निम्न जाति के, तो वो जो कार्य करने वाले लोग हैं, निम्न जाति के लोग जो कार्य करते हैं, वैसे काम विदेशों में भी कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ भी निम्न जाति का व्यवहार क्यों नहीं होता है? तो हमें उनके कारणों को बताते हुए उन्हें जागरूक करना चाहिए। चौथा, आपके किसी संबंधी को पुलिस ने असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया है, आप किस लेख के तहत अदालत से राहत प्राप्त करेंगे? तो 5 लेख थे, उसमें पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत है राहत प्राप्त करेंगे। और कैसे? हम एक कोर्ट में है अपील दायर करेंगे कि हमारे निकट संबंधी को है पुलिस ने असंवैधानिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है, और फिर कोर्ट क्या करेगा? पुलिस को 24 घंटे के भीतर है उसे न्यायालय में पेश करने का आदेश देगा, और फिर उसकी जांच करेगा न्यायाधीश, और अगर उसको सही गलत पाया गया कि गलत तरीके से बंदी बनाया गया तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। 5वां, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी लोक सेवा का पद धारण करता है तो आपकी नज़र में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये अधिकार परीक्षा वाला लेख है, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से है कोई पद धारण किया हुआ है तो हमें न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। न्यायालय उस व्यक्ति से पूछेगा कि आप किस अधिकार के तहत ये पद धारण किए हुए हैं, और अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो न्यायालय उसको वहां से हटाकर उसके पद को रिक्त घोषित कर देगा। छठा, हम देखें निवारक नजरबंदी कानून लोगों की मौलिक स्वतंत्रताओं का हनन करता है, कोई दो तर्क दीजिए। तो हमने ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन नंबर 2, तो सेम लगभग वही है क्वेश्चन। 7वां, एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? कि बार बार ये बात उठती है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। उनके जो धर्मों के जो ठेकेदार हैं उन्होंने अपने अपने धर्म के लोगों के लिए विवाह संबंधी, मृत्यु संबंधी, जन्म पंजीकरण संबंधी अलग अलग कानून बना रखे हैं। तो ऐसे जो कानून है उनको निरस्त करके सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होने चाहिए, पहला। दूसरा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। तो 2 आप सुझाव दे सकते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भारतीय संविधान को पूर्ण संघीय नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी उसमें एकात्मक लक्षण हैं, जैसे इकेरी नागरिकता, केंद्र के पक्ष में अधिक शक्तियों का विभाजन, राज्यों में जो है राज्यपालों की नियुक्ति, इसके अलावा हम देखें बहुत सारी एकल नागरिकता है, ठीक है, एक संविधान है, ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो आयोजन है वो केंद्र सरकार द्वारा होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो एकात्मक लक्षण वाले हैं वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, फिर भी उसमें एकात्मक लक्षण विद्यमान है, वो एकात्मक लक्षण आपको यहाँ पर देने हैं। कोई 2, किसी व्यक्ति को अपराध करने पर गिरफ्तार कर लिया गया, भारत के संविधान के तहत वे व्यक्ति क्या राहत प्राप्त कर सकता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 के तहत दे रखा है कि गिरफ्तारी की दशाओं में जो कुछ उसको छूट प्राप्त है, राहत प्राप्त है, तो उसके तहत वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अपराध करने पर तो उसे गिरफ्तार करने का कारण जानने का अधिकार होगा। दूसरा, उसे
अपने किसी वकील से राय लेने का अधिकार होगा, वकील खड़ा करने का उसको अधिकार होगा। और तीसरा अगर हम देखें तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। तो 3 में से आपको 2 लिखने हैं। नीति निर्देश तत्वों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा किए गए 4 प्रयास लिखिए। तो हम प्रयासों की आगे चर्चा करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हम शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है या भूमि सुधार लागू हुआ है, या हम बात करें पंचायत राज्यों का गठन है, ग्राम पंचायतों का गठन है, ये नीति निर्देश तत्वों का ही क्रियान्वयन है। या हम बात करें योजना आयोग 5 वर्षीय योजना, ये नीति निर्देश तत्वों का क्रियान्वयन है। इसके अलावा हम देखें महिलाओं को प्रसूति अवकाश, एक समान वेतन, ये सभी ये है निःशुल्क विधिक सहायता, ये सभी नीति निर्देश तत्वों के तहत ही हुआ है। और 11 प्रश्न 2 तर्क दीजिए कि भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है। तो 2 तर्क देना है कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में किया गया है। तो हम देखें कि संविधान के द्वारा केंद्र को अधिक विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो केंद्र को 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, जबकि राज्यों को 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। दूसरा कि अवशिष्ट विषयों पर भी है कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को है, परंतु विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून है वो प्रभावी होगा। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि केंद्र शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा वो ज्ञान पर आधारित होगा, सामान्य प्रश्न होगा कि भारत, यहाँ से बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर प्रश्न जो चैप्टर नंबर 1 है भारत के संविधान की विशेषता, वहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि भारतीय संविधान में कठोरता लचीलापन का मिश्रण है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय है कि संसद भी संप्रभु है, कोर्ट भी संप्रभु है, तो उनका हमें जो समन्वय है वो आपको समझाना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का सार है, समझाना है कि संविधान में जो बातें दी की हैं वो प्रस्तावना में उनका एक मोटे तौर पर उल्लेख किया गया है, तो वो उसको हम बता सकते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार लिखिए। तो कौन कौन से मूल अधिकार हैं वो हमको एक शॉर्ट में लिखना है। तो जो 6 मूल अधिकार हैं उनको 6 लाइन में आपको लिखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध लेख पर टिप्पणी कीजिए। तो हम इस पर हम चर्चा करेंगे अभी आगे। और अनुच्छेद 19(1) में दी गई स्वतंत्रता लिखिए। कोई 4 स्वतंत्रता आपको याद करके जाना है। भारतीय संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखिए। तो संघात्मक व्यवस्था की 4 विशेषता आपको लिखनी है, साथ में एकात्मक व्यवस्था की भी 4 विशेषताएं आप पढ़कर जाए। मूल अधिकारों का महत्व क्या है, कोई 4 महत्व आप को लिखना है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही आपको फोकस नहीं करना है, बाकी अन्य चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। हम चलते हैं अपनी इसे प्रश्न उस यूनिट की ओर और देखते हैं और क्या प्रश्न बन सकते हैं। साथियों ये जो यूनिट है काफ़ी बड़ी है और उसमें से जो ज्ञानात्मक संबंधी ज्ञान आधारित प्रश्न है काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषता में भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल और लिखित संविधान है और इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। तो ये आपको पढ़कर जाना है। मूल संविधान में कितने थे, तो अनुच्छेद उतने ही थे 395, अनुसूचियाँ केवल 8 थी, 22 भाग थे। अनुसूचियों में चेंज था, बाकी सेम थे। लिखित संविधान है जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। मैंने आपसे ये प्रश्न भी किया था। प्रस्तावना का उल्लेख है, प्रस्तावना उद्देश्य और लक्ष्य दिए गए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्णित है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या आशय है, यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है छोटा। तो इसका आशय क्या है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, यानी कोई अन्य देश हमारे देश के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, उसका क्या आशय है, तो उसमें उसका आशय क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का आशय है कि हमारे देश की कार्यपालिका यानी सरकार, व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी सरकार जो भी काम करेगी, यानी मोदी जी जो भी काम करेंगे उसका जवाब है उसको संसद में देना पड़ेगा। तो ये संसदीय शासन व्यवस्था यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसी शासन प्रणाली को हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है ना। भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई। छोटा सा प्रश्न बन जाएगा। मूल अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं पहले 7 है, अब 6 मूल अधिकार हैं।
44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 में लाया गया था, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया। ये नोट कर लिए। अब उसको अनुच्छेद 300 के तहत केवल कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन से मूल अधिकार है, हम अगले चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकारों का जो संरक्षक किसे घोषित किया गया है, एक छोटा सा प्रश्न बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट को या सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक घोषित किया गया है। नीति निर्देशक तत्व तो अनुच्छेद भाग 4 में, मूल अधिकार भाग 3 में, निर्देशक भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में है और ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, तो इनका जो उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यानी राज्य को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करना नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है। मूल कर्तव्य ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे और फिर उनको बाद में जोड़ा गया भाग 4 के में, अनुच्छेद 51 के में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तो 10 प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, अब 11 हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य जोड़ा गया है कि बच्चों 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का ये कर्तव्य होगा, किसका, माता पिता का और अभिभावक का। एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वयस्क मताधिकार तो संसदीय शासन प्रणाली होने के तहत है। जो जनप्रतिनिधियों को चुनने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया, लोगों को दिया गया। और लोग कौन होंगे, जो वयस्क होंगे। पहले वयस्क होने की जो आयु निर्धारित की गई थी 21 वर्ष है, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा है इसमें संशोधन किया गया और न्यूनतम आयु कितनी कर दी, 18 वर्ष कर दी गई। तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला व्यक्ति जिसने है मतदाता रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा लिया हो वो वोट डाल सकता है। संविधान की सर्वोच्चता, वयस्क मताधिकार से क्या आशय आप बता सकते हैं कि जिसने मत डालने की न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली उसको मताधिकार करने का अधिकार होगा। ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, तो भारत में संविधान है सर्वोच्च है, जबकि हम देखें ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है, जबकि अमेरिका में किसको सर्वोच्च माना गया है, न्यायपालिका में। भारत में सर्वोच्च किसको माना गया है, संसद है, भारत में सर्वोच्च माना गया संविधान को। संसद भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती, न्यायपालिका भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती, कार्यपालिका भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और ये क्यों की गई है, क्योंकि संघ और राज्यों के मध्य, संघीय व्यवस्था में है, संघ और राज्यों के मध्य विवाद होने की संभावना रहती है, इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है ताकि वो है निष्पक्ष रूप से ये उनके विवादों का निपटारा कर सके। इसके लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन भत्ते, उनको पद से हटाने, उनके ट्रांसफर करने, उनके प्रमोशन से संबंधित जो प्रावधान है उन पर सरकार है कोई दबाव नहीं डालती, उसमें न्यायपालिका है वो मुक्त है, वो स्वतंत्र है। यहाँ से एक बड़ा प्रश्न बनता है कि इस कठोरता और लचीलेपन का अनोखा मिश्रण है कि भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का अनोखा मिश्रण है। ये प्रश्न 2018 में आ चुका है। और कैसे है, तो हम संविधान संशोधन की दृष्टि से इसको समझाएंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन करना सरल भी है और कठिन भी है। सरल होने के कारण उसमें लचीलापन है और संशोधन करना टेढ़ा है, उसके कारण क्या होगा, कठोरपन है। तो हम देखें कि भारत के संविधान के कई अनुच्छेदों में सरलता से संशोधन किया जा सकता है और कई अनुच्छेदों में संशोधन अत्यंत कठोर है। भारतीय संविधान में संशोधन है जो साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से किया जा सकता है। तो जो साधारण संशोधन है उसमें जो संसद में जिसका सामान्य सरकार का देखते हैं बहुमत होता है तो उसके द्वारा हम संशोधन करते हैं। तो इस दृष्टि से हम देखें तो भारतीय संविधान काफ़ी लचीला है। तो बहुत सारे अनुच्छेदों में, लगभग काफ़ी अनुच्छेदों में सामान्य साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का 2/3 बहुमत से है संशोधन हो, संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से है पास हो तो विशेष बहुमत है। और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, यानी 2/3 बहुमत होना चाहिए सदनों में और प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन होना चाहिए। तो ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन है काफ़ी कठोर है। कुछ अनुच्छेदों में जो संशोधन है वो काफ़ी कठोर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन है वो लचीलापन और कठोरता दोनों तरीके के अनोखा मिश्रण शामिल है।
केंद्र अभिमुख संविधान के मतलब क्या हुआ कि यानी अधिकांश जो शक्तियां हैं वो किसके पास में है, केंद्र के पास है। केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है। तो संघात्मक संविधान में राज्यों को भी शक्तियां होने के बावजूद भी है और एकात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी केंद्र अभिमुख प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे एक नागरिकता, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, नए राज्यों के निर्माण में संसद की शक्ति, ये सभी केंद्र अभिमुख संविधान यानी केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाने की बातें करती है। आपातकालीन अनुबंध उपबंध देखें तो 3 तरह के आपातकालीन उपबंध है, आपको ध्यान रखने हैं। युद्ध और बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो इस स्थिति में जब आपातकाल लागू होता है तो संघात्मक शासन व्यवस्था से हमारा शासन है कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। पंथ निरपेक्षता मतलब कि राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, बल्कि सभी धर्मों को समान भाव से संरक्षण प्रदान करेगा। तो ये पंथ निरपेक्षता शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। धर्म निरपेक्षता कोई शब्द नहीं है हमारे संविधान में, ये पंथ निरपेक्षता ही है। समाजवादी भी ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये भारत के संविधान में जोड़ा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा पर आधारित था। और समाजवादी राज्य से क्या तात्पर्य है कि उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर समाज यानी सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जो हमने समाजवाद वाले चैप्टर में पढ़ा था वही चीजें। और देश के भौतिक संसाधनों पर समानता के आधार पर इस प्रकार वितरण हो कि धन का केंद्र है कुछ लोगों के हाथों में सीमित नहीं रहे। तो ये समाजवादी राज्य की अवधारणा थी। स्थानीय स्वशासन के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई थी। और फिर 1959 में पंचायती राज की स्थापना हुई। फिर 1993-94 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा है ये पंचायत राज को है संवैधानिक दर्जा प्रदान करके है उनको वित्तीय अधिकार और स्वायत्ता प्रदान की गई। भारत का संविधान विश्व शांति का समर्थक है। कैसे? तो भारतीय संविधान में है वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत को अपनाते हुए विश्व शांति का समर्थन किया गया है। अनुच्छेद 51 में हम देखें तो ये कहा गया है कि भारत है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने की संबंधों की स्थापना करेगा। और भारतीय इस प्रकार हम देख सकते हैं भारतीय संविधान विश्व में शांति को बढ़ावा देने की बात करता है। और इसी के तहत भारत ने जो शीत युद्ध के काल में भी है गुट निरपेक्षता की नीति का अनुपालन किया और पंचशील के सिद्धांतों का है प्रतिपादन किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत का संविधान है विश्व शांति का समर्थक है। आगे हम देखें 20वां क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय। ये भी काफी तगड़ा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 4 नंबर का बन सकता है सीधा ही। तो भारतीय संविधान में हम देखें संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया यानी संसदात्मक शासन होगा, यानी कानून के निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च है। संसद कैसा भी कानून बना सकती है। साथ ही संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पुनरावलोकन करने की शक्ति किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून का संविधान के दायरे में रहकर उसका पुनरावलोकन करेगा और देखेगा क्या ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है। अगर अनुरूप नहीं है, अवैध पाए जाने पर वो संपूर्ण कानून को भी भंग कर सकता है और उसके कुछ भाग को भी अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान का अतिक्रमण करता हो। तो इस प्रकार हम देखें तो संसद है वो कानून बनाने के क्षेत्र में सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा है सर्वोच्च है। तो दोनों का ही समन्वय हमारी शासन व्यवस्था में हमारे संविधान में पाया गया है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय हमारे संविधान में है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श स्थापित किया गया था। कैसे? तो भारत के संविधान के माध्यम से नीति तत्वों के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे नागरिकों को पौष्टिक भोजन मिल सके, आवास, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो सके, नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके, पर्यावरण का संरक्षण हो, आर्थिक समानता लाई जाए। ऐसे आदर्श स्थापित करने का बातें की गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्थापना करने की बात करता है। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। तो इसके तहत हम देखें कि अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 के तहत अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और ओबीसी को है 27% का आरक्षण दिया गया है।
इसके अलावा 2019 में सामान्य वर्ग के जो पिछड़े वर्ग थे ईडब्ल्यूएस को, उनको भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हम देखें संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा और अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रतिनिधित्व के लिए उनको आरक्षण स्थान नियुक्त किया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के इतने पद क्या होंगे, रिजर्व होंगे, विधानसभाओं में भी इतने पद रिजर्व होंगे। एक और अंतिम जो क्वेश्चन बन रहा है विशेषताओं से, वो है एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। तो भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व भी पाए जाते हैं, साथ में संघीय व्यवस्था होने के तहत एकात्मक व्यवस्था भी पाए जाते हैं। जैसे संघात्मक व्यवस्था के तहत शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, संविधान की स्वच्छता का प्रावधान है, तो ये तो हम जानते हैं। परंतु इसके साथ में एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे एक नागरिकता, राज्यपालों की नियुक्ति, संविधान संशोधन केवल केंद्र के द्वारा, राज्यों को संविधान संशोधन की शक्तियां नहीं है, शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, आपातकालीन जो उपबंध दिए गए उनकी दृष्टि से हम देखें तो भारत के संविधान में एकात्मक और संघात्मक तत्वों का अद्भुत सहयोग मिलता है। तो ये संविधान की विशेषताएं थी। प्रस्तावना पर हम देखें तो प्रस्तावनाओं पर हम नजर डालें कि प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और प्रस्तावना का स्रोत क्या था, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया की जो संविधान की जो प्रस्तावना थी। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जनपत्रि है, ये प्रश्न पूछा था, उत्तर था KM मुंशी। ठीक है। प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, ये किसने कहा था, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसमें शब्द क्या जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना आपको याद रखनी है। अंतिम बिंदु यहाँ लाइन देखें, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित है। तो अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कितने तरह की शासन व्यवस्था बताई गई है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये 5 तरह का शासन का स्वरूप बताया गया है। 3 तरह के न्याय की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना। 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 तरह की समानताओं की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली बात की गई है। तो इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि जो संविधान के अनुच्छेदों में, विभिन्न अनुच्छेदों में जो बात की गई है उसका निष्कर्ष है प्रस्तावना में दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का सार है। तो सार का हम देखें तो घोषणात्मक भाग क्या था, घोषणा कौन करते हैं, हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग घोषणा करते हैं। तो सर्वोच्च कौन हुआ, हम भारत के लोग। ये बातें कहाँ से ली गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ली गई है। तो भारत में संविधान कौन सर्वोच्च है, भारत के लोग, जनता सर्वोपरि है। उद्देश्य देखें कि संविधान कैसे शासन होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अपने देश के आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र होगा। समाजवादी, इसका हम पढ़ चुके हैं। पंथ निरपेक्ष का हम पढ़ चुके हैं। लोकतंत्रात्मक मतलब जनता का शासन, यानी अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन लोकतंत्र है। तो हमारे देश में भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो उसके द्वारा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, उसके माध्यम से जनता अपना शासन चलाती है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। गणराज्य का मतलब क्या है, जनता का राज्य, यानी जो भारत का राज्य अध्यक्ष होगा, यानी सर्वोच्च पदाधिकारी होगा या राष्ट्रपति जिसको कहते हैं, वो वंशानुगत होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यानी भारत का राष्ट्रपति वो निर्वाचित होता है। इसलिए हम कहेंगे कि जो भारत का शासन व्यवस्था वो कैसी है, गणराज्य है, गणतंत्र व्यवस्था है। तो गणराज्य से या गणतंत्र से क्या समझते हैं कि जो सर्वोच्च पदाधिकारी है या राज्य अध्यक्ष हैं या राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित होता हो, ऐसी व्यवस्था को हम गणराज्य गणतंत्र कहते हैं। वितरणात्मक भाग में देखें, न्याय की बातें की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें की गई, हम इनको पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की गई है। 5 तरह की स्वतंत्रता की बातें हैं जो अनुच्छेद 19 से 22 में दी गई है। समानता की बातें अनुच्छेद 14 से 18 में जो दी गई उसका निष्कर्ष यहाँ है। बंधुत्व की बातें की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाई जाने वाली जो बातें हैं उनको यहाँ पर जोड़ा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान में जो दिया गया 395 अनुच्छेदों में जो बातें की गई उसका सार के रूप में प्रस्तावना में दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना है संविधान का सार है। तो ये हो गया चैप्टर 1। आगे मूल अधिकार और नीति तत्व वाला पार्ट पढ़ेंगे इसमें, और आगे और पढ़ेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। तब तक के लिए धन्यवाद।